अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने जो एंट्रीज़ की थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि मटेरियल का और लेबर का जो यूज़ होगा उसकी एंट्रीज़ हमने कैसे करनी है। तो पहले जो लेबर का यूज़ था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक पे रोल बनाई जाती है जिसमें हम उसकी पेमेंट करते हैं, उसकी जो डिडक्शन होती है जैसे प्रोविडेंट फ़ंड की डिडक्शन कर ली। इसके अलावा इनकम टैक्स की जो है डिडक्शन करने के बाद जो अक्रूड पे रोल होती है उसकी एक जो है वो एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है जो कि हमने अमाउंट पे करनी होती है। इस तरह से फिर उसके बाद उसकी अदायगी होती है। नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें ये होगा कि जो लेबर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। जैसे कि हमने टोटल पे रोल जो अक्रूड पे रोल बनाई थी, हमने कहा था कि जी वो 1 लाख है, ठीक है। तो उसमें हमने कहा था कि उसमें हमने डिवीजन करनी है कि उसमें वर्किंग प्रोसेस कितनी है, एफर्ट्स कंट्रोल यानी कि एफर्ट्स यानी कितने होंगे, मटेरियल कितनी होगी और एडमिन कितनी होगी, ठीक है। अब वर्किंग प्रोसेस बेसिकली हमने जैसे सीजीएस में पढ़ा था कि डायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट लेबर होती है। फिर उसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें एडमिन और उसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात की थी। तो इस तरह से सीजीएस में जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर होगी उसको हम लोग वर्क इन प्रोसेस कहेंगे एंट्रीज में। इनडायरेक्ट लेबर को हम कहेंगे एफर्ट्स कंट्रोल। और इनकम स्टेटमेंट में जो पड़ा था एडमिन और मार्केटिंग एक्सपेंसेस, उन दोनों को एज इट इज़ ही मार्केटिंग कंट्रोल और एडमिन कंट्रोल में लिख लेंगे। इसमें कंट्रोल लिखने का मकसद ये होता है कि वो सेंटर जहाँ पे ये एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे अब वर्किंग प्रोसेस है जिसको फैक्ट्री जो है वो देखेगी कि फैक्ट्री में कितना कितना खर्चा लगा, या वर्किंग और एफर्ट्स कंट्रोल में कितना कितना खर्चा लगा, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसलिए जो जो भी इनके हेड्स को कंट्रोल करेगा उनको हम लोग कंट्रोल का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इन सब को जमा करके टोटल पे रोल कितनी बनेगी, टोटल पे रोल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंट्रीब्यूशन। जैसे लास्ट में हमने जो है एंट्रीज में पढ़ा था कि प्रोविडेंट फ़ंड जो है वो डिडक्ट होता है। तो अब यहाँ पे हमने प्रोविडेंट फ़ंड की जो डिडक्शन के अलावा डिडक्शन के हिसाब से जितनी भी उसकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे यहाँ पे लेबर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसे हमने प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एफर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना प्रोविडेंट फंड है, मार्केटिंग वालों का कितना है और एडमिन वालों का कितना है। उन सबको जमा करने के बाद उन सबको कर देंगे डेबिट। और प्रोविडेंट फंड या सोशल सोसाइटी फ़ंड जो कि लोग जो रिटायरमेंट में लोगों को देते हैं, उन सबको लिखने के बाद क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि तीनों कंट्रोल्स को डेबिट करके जितनी भी डिवीजन होगी, जिस हिसाब से डिवीजन होगी, जितनी भी पेबल होगी, वो हम सारी क्रेडिट कर देंगे। ये सारी एंट्रीज़ आपने जस्ट याद करनी है और यही एंट्रीज़ आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस में जो है वो पुट करनी है। अगर आपको ये एंट्रीज़ याद हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप 3। इसमें हमें देखना है इंश्योरेंस एंड चार्जेस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। यानी कि बाज़ ऐसा होता है कि हम एक्चुअल एफर्ट्स, जैसे कि आप लोगों ने सीजीएस में पढ़ा है, एक्चुअल एफर्ट्स पढ़े हैं, अप्लाइड एफर्ट्स पढ़े हैं, तो अब उनकी चार्जेस हम लोग को देखने हैं कि कैसे कैसे उनको चार्ज करना है और कितना कितना। यानी कि बाज़ हम लोग कोई चीज़ भिजवाते हैं, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, उसकी कितनी कितनी चार्जिंग होगी, चार्जेस जो है वो होंगे, वो हम लोगों ने देखने हैं। इसमें सबसे पहले एफर्ट्स कंट्रोल को करेंगे डेबिट। अब बाज़ ऐसा होता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि पहले से ही पेएबल हो जाते हैं, मतलब कि प्रीपेड होते हैं। ये वो खर्चे जिनको हम लोग पहले ही अदा कर चुके होते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है ऐसा यानी इंश्योरेंस जो कि हम लोगों ने पहले अदा कर दिया है। प्रीपेड का मतलब होता है पहले खर्चे को पहले अदा कर देना। या अलाउंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आपको पता है कि डेप्रिसिएशन भी जो वैल्यू होती है डेप्रिसिएशन की, वो भी हम लोग माइनस नहीं करते, जस्ट हमारे एसेट में वो कमी आती है। तो हमने क्या करना है कि जितने भी एक्चुअल एफर्ट्स जितने बनेंगे उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन की जितनी जितनी वैल्यू होगी उनको क्रेडिट करके रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो क्रेडिट साइड पे पेएबल वाली साइड पे लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर एफर्ट्स हमारे पास 10,000 है, लेट्स सपोज कि एफर्ट्स हमारे पास 10,000 है, ठीक है। अब उसमें से जो है हम कह सकते हैं कि जी 2,000 हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है और 1,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बाकी बची, 7,000। तो 7,000 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जब क्वेश्चन करेंगे इजीली आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन।
अब जैसे CGS की हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि FH जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अप्लाइड के साथ करते रहे हैं, तो उसको किसके ऊपर कैलकुलेट करते रहे हैं? डायरेक्ट लेबर पे। यानी कि हम डायरेक्ट लेबर का 70% ले लिया, डायरेक्ट लेबर का 50% ले लिया, तो वो जितनी भी डायरेक्ट लेबर होगी उसकी परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो इसलिए वर्क इन प्रोसेस को हम लोग डेबिट करेंगे और FH को अप्लाइड को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हमने जो है वो चार्ज किए हैं फैक्ट्री ओवरहेड की प्रोडक्शन अप्लाइड के हिसाब से। आगे है डिपोजिंग ओवर और अंडर अप्लाइड। अब जब आपने पढ़ा था CGS में ही, कभी ओवर अप्लाइड आ जाता है, कभी अंडर अप्लाइड आ जाता है। तो ओवर अप्लाइड को, यानी कि अगर हमारे पास ओवर अप्लाइड होगा या अंडर अप्लाइड होगा, तो जितनी भी वैल्यू होगी, जितनी भी ओवर या अंडर अप्लाइड की वैल्यू होगी, उसको हम लोग कर देंगे डेबिट और FH कंट्रोल को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर और ओवर अप्लाइड क्लोज टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि अब ये FH कंट्रोल जो है ना, वो दो तरह से होगा, या तो हम जस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर करेंगे या उसको इंटायर प्रोडक्शन पे करेंगे। यानी कि यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, इसमें वर्क इन प्रोसेस भी आ जाता है, इसके अलावा जो है वो फिनिश गुड्स भी आ जाता है और FH अप्लाइड वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, वो इंटायर प्रोडक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो उसकी एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे डेबिट और FH कंट्रोल कर देंगे क्रेडिट। यानी जितना भी हमारा FH अप्लाइड आएगा, उसको हम लोग उसकी वैल्यू को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट करके FH कंट्रोल कर देंगे, अगर तो एंट्री हमने करनी होगी CGS वाइज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटायर प्रोडक्शन वाइज होगी। वो कैसे होगी? ऐसे है, अंडर ओवरहेड, अंडर अप्लाइड ओवरहेड इज़ क्लोज टू द एंटायर प्रोडक्शन। उसमें क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल एंड CGS गुड्स जो है ना, या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन या सोल्ड को, तीनों को डेबिट करेंगे और FH कंट्रोल को क्रेडिट कर देंगे। लास्ट वाली एंट्री जो थी वो सिर्फ CGS पे कैलकुलेट थी। यहाँ पे जो एंट्री है वो तीनों में जो है वो इंटायर प्रोडक्शन पे कैलकुलेट है। स्टेप 4 पे हमारे पास आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे CGS में हम, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मालूम करके कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड मालूम करते रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड मालूम करने के बाद हम उसको फिनिश गुड्स करते रहे हैं, फिर फिनिश गुड्स के बाद उसको सोल्ड करते रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने ट्रांसफ़र करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फिनिश गुड्स से, फिनिश गुड में जो है वो हमें ट्रांसफ़र करना है मैन्युफैक्चरिंग से। तो क्या करेंगे? फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ठीक है। यानी कि हमारी फिनिश गुड जो है वो कन्वर्ट होगी, वर्क इन प्रोसेस जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? सेल। तो सेल करने के लिए हमारे पास क्या एंट्री होगी? कुछ इस तरह से है, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स कैश डेबिट। यानी कि अगर हमने पैसों का बेचा होगा तो उसको करेंगे डेबिट, अगर हमने उधार बेचा होगा तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स कंट्रोल यानी कि जो सेल्स का हेड होगा वो कंट्रोल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सेल हो रही है, या तो पैसों की बेचेंगे या उधार बेचेंगे। पैसों की बेचेंगे तो कैश को डेबिट करेंगे, उधार बेचेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, और सेल हमारी ऑलवेज क्रेडिट होती है। जस्ट जनरल एंट्रीज़ हैं जैसे आप लोग पहले पढ़ते रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप 6। उसमें क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। पीछे हम लोगों ने जो है वो एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया वो थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से, और ये वाली होंगी हमारे पास प्रमोशन के हिसाब से। मार्केटिंग ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, यानी कि दोनों को डेबिट करके सैंड्री अकाउंट्स को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। यानी कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनका स्पेसिफिक जो है वो हम नेम नहीं रख सकते, इसलिए उसको सैंड्री अकाउंट्स में ले जाते हैं। उसके बाद क्लोज ऑफ अकाउंट्स, लास्ट में हमने अकाउंट को क्लोज करना है, सेल अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे। अब ये जितनी भी एंट्रीज़ मैंने आपको करवाई हैं, ये सारी आप लोगों ने याद करनी है कि कब कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। इसी तरह से जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन में भी यही सारी एंट्रीज़ आएंगी अमाउंट के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो इसका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप ये याद करें। एंड अल्लाह हाफिज़।